ओके, नेक्स्ट टेक्निक डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन और मिक्सचर कौन सा है इसमें? टू मिसिबल लिक्विड्स। टू मिसिबल लिक्विड्स और इसका प्रिंसिपल मीन्स दोनों में मिक्सचर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। कितना होना चाहिए दोनों में से? ग्रेटर देन 25 डिग्री सी। ओके, 25 डिग्री सी होना चाहिए। तो टू मिसिबल लिक्विड्स हो जाएगा इसका। और एग्जांपल क्या लिखे थे अपन ने इसमें? अल्कोहल एंड वाटर। और टेम्परेचर वाटर का कितना डिग्री सी है? 100 डिग्री सी। और अल्कोहल का 78। ओके, चलिए अब इनको सेपरेट करना है अपने को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन कर देंगे अपन। एप्लीकेशंस दिस टेक्निक यूज कहाँ यूज होती है? वो जितने भी केमिकल्स हैं, क्रूड ऑयल्स हैं या केमिकल्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए काम आता है। मिक्सचर्स हैं या फिर नया फॉर्मेशंस हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। यूज इन लैबोरेटरी, लैब फॉर सेपरेशन ऑफ केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? ये वहां यूज होती है, तो ये इस तरह से याद रखना है। दूसरा है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, टू मिसिबल लिक्विड्स ठीक है, टू मिसिबल लिक्विड्स। और एग्जांपल एसीटोन प्लस सिर्फ अल्कोहल और वाटर इसमें आना चाहिए और एसीटोन और वाटर इसमें आना चाहिए क्योंकि उसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। हाँ तो ये इसमें तो 32 पे डिफरेंस आ रहा है। 32 का भी नहीं, 22 पे आ रहा है। तो मैं वही कह रहा था कि एग्जांपल यहाँ फिट नहीं होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एसीटोन। बताओ जरा एसीटोन का कितना टेम्परेचर है? 56 डिग्री सेल्सियस। 56 डिग्री सी। और यहाँ आ जाएगा आपका अल्कोहल का 78 डिग्री सी, यानी 22 का डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा वाटर। वाटर का टेम्परेचर है यस, ठीक। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या कहता है इसका? कितना डिग्री डिफरेंस होना चाहिए? लेस देन 25। डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सी। क्लियर? और ये वाली टेक्निक मैक्सिमम किसके लिए आती है? क्रूड ऑयल्स। जितने भी माइनिंग से जो ऑयल निकलता है, ब्लैक कलर का निकलेगा ऑयल, उसमें से किसके को सेपरेट करेंगे अपन? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, गैसेस, उन सबको सेपरेट करेंगे। एक तो ये एप्लीकेशन होगी। दूसरी एप्लीकेशन सेपरेशन ऑफ गैसेस, एयर मिक्सचर्स। एयर मिक्सचर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैसेस हैं उन सबको सेपरेट करने के लिए काम आता है। तो वी कैन राइट separation of gases. Okay, gases like N2, O2. Okay, helium, neon, और जितने भी गैसेस है एक्सेट्रा, उन सबको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ गैसोलीन्स। गैसोलीन में जितना भी क्रूड ऑयल्स है, सेपरेशन ऑफ crude oil like kerosene, petrol, डीजल एटसेट्रा। क्लियर? इन सबको सेपरेट किया जा सकता है। तो ये हो गया आपके टेक्निक्स। अब इसमें एयर मिक्सचर्स का जो है, और दूसरा रहेगा आपका सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर, यानी उसको सेपरेट करना है या प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यस,
ड्रिंकिंग वाटर। तो उसके लिए टेक्निक्स कौन सी है, उसमें जो सिस्टम लगे हुए हैं, तो 4 कॉलम लगे हुए हैं उसमें प्यूरिफिकेशन के लिए। कौन कौन से कॉलम लगे हुए हैं? फर्स्ट है आपका इसमें सेडिमेंटेशन टैंक, लोडिंग टैंक, फिर फिल्ट्रेशन टैंक और फिर एक क्लोरिनेशन टैंक। तो इसका अगर देखेंगे वो तो इस तरह से देखो आप, यहाँ ये सोर्स है, इसमें ये वाटर फिल हो रखा है और फिर यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच, ठीक है, फिर इसको एक अलग अलग टैंक से अटैच करते हैं इस तरह से, और यहाँ से ये टैंक अटैच होगा डाउनफॉल से ये यहाँ पर। तो इसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, ये स्टोन्स फिल किए हुए हैं, 1 2 लेयर और लास्ट में डस्ट हल्की सी, ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं इसके। उसके बाद ये वाटर यहाँ से अप होकर के इधर आएगा नेक्स्ट चैम्बर में। दिस चैम्बर इज कॉल्ड क्लोरिनेशन टैंक। क्लोरिनेशन इट मींस इसमें Cl2 मिक्स करेंगे, फिल द, और ये यहाँ से या फिर एक टैंक अगर बनाना है ठीक, नहीं तो ये डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं इसको यहाँ से, ठीक है, ये प्योर वाटर। अब सेडिमेंटेशन में ये सोर्स है, या जहां पर आपने रिजर्वायर है, सारा पानी इकट्ठा है यहाँ पर। अब यहाँ से इसको भेजेंगे, सेडिमेंटेशन मींस हेवी पार्टिकल सेटल डाउन, तो जितने भी हेवी पार्टिकल्स होंगे यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। जितने भी हेवी इंप्यूरिटीज होगी वो यहाँ आ जाएगी। और ये किससे होता है? इंप्यूरिटीज, जो भी इंप्यूरिटीज रहेगी, जैसे लकड़ी का कचरा आ जाता है, ये ओपन में है ना, तो वो सारे यहाँ रेत और कुछ भी आएगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। और दूसरा रहेगा लोडिंग टैंक, जिसमें सेडिमेंटेशन ऑफ द सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज, सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड impurities। सस्पेंडेड impurities मीन जो सस्पेंशन सॉल्यूशन था उसमें अगर ये है रोटेट कर रहे हैं अंदर, तो इसमें करना क्या पड़ेगा आपको? फिटकरी, दैट इज कॉल्ड पोटाश एलम, उसको अगर एक बार घुमा दिया आपने तो जितनी भी impurities है उसको अटैच होकर के सेटल डाउन हो जाएगी यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड लोडिंग टैंक। अब यहाँ से जितनी impurities अपने आप से सेटल डाउन हो रही थी, 10 पार्टिकल हो गए, सेंट पार्टिकल हो गए, आपके वुडन पार्टिकल्स हो गए, कुछ भी हो जाएगा वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अब जो इंप्यूरिटीज ऐसी है जो कि आपको सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, तो उसको इंप्यूरिटीज को फिटकरी से या उससे सेपरेट कर लेंगे तो ये से साफ हो जाएगा। दूसरा है इसमें फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक, अब यहां पर इसमें लेयर बने हुए हैं वाटर का, कोर्स लेवल, ग्रेवल लेवल, फाइन सैंड लेवल। तो ये बड़े जो पत्थर होते हैं वो यहाँ डाले हुए हैं, फिर फाइन और या फिर है सैंड, जिसको अपन कहते हैं बालू मिट्टी, बिल्कुल बारीक सी, तो यहाँ से फिल्टर होकर के वाटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन लास्ट टैंक इज क्लोरिनेशन टैंक, जिसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं। और इसका एग्जांपल और काम देखने को मिलता है अपने को स्विमिंग पूल में। जितने भी स्विमिंग पूल का आपने वाटर देखा होगा, ट्रांसपेरेंट वाटर होता है, ग्लास लाइक वाटर, तो वो सारा क्लोरीन की वजह, गैस की वजह से होता है। बट वो क्लोरीन वाटर में अगर अपन ज्यादा देर तक नहा लेते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट आता है? अगर मान लो 4-5 घंटे तक आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर लिया आपने, तो उसके बाद जब आप बाहर आओगे तो आपका नेचुरल कलर क्या हो जाएगा? डार्क, थोड़ा से काले हो जाते हैं, है ना, काला काला कलर हो जाता है। रीजन, क्योंकि वो क्लोरीन गैस जो है ब्लीचिंग का काम भी करती है, कलर को ब्लीच कर देती है अपने कलर को, बट बैक्टीरिया को भी ये किल करती है। तो यहां से ये चारों टैंक में से प्यूरिफिकेशन होकर के लास्ट में आपका प्योर वाटर मिल जाए, ड्रिंकिंग वाटर, इसको अपन ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। और ये सिस्टम उसमें यूज किया जाता है वाटर वर्क्स प्लांट में, जहां से वाटर सप्लाई होती है अपने लिए, तो वहां इस तरह से सप्लाई करके वाटर प्यूरिफिकेशन। इसका डायग्राम पूछा हुआ है 1 मार्क्स में एग्जाम में, तो डायग्राम याद रखने, इसके जितने भी
टैंक के नेम है वो याद रखने। तो फर्स्ट टैंक का क्या नेम है? सेडिमेंटेशन टैंक। सेकंड का लोडिंग टैंक, थर्ड का फिल्ट्रेशन टैंक और फोर्थ का क्लोरीनेशन टैंक। ठीक है, तो चारों टैंक के याद रखने नाम और उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेनेशन तो इतना ज्यादा नहीं है, टैंक का डायग्राम पूछा हुआ है एक बार अपने से। ठीक है, चलिए इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चल रहे हैं अपन। क्लियर यहां तक? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे? चलिए अब मैं इसको ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्लियर? फिजिकल चेंज मींस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताइए। It is reversible. इट इज Reversible. रिवर्सिबल रिएक्शन। वेरी गुड। इट इज रिवर्सिबल। तो इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। It is irreversible. इट इज इरिवर्सिबल। वेरी गुड। इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। राइट, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से क्या मतलब हुआ यहाँ पर? जो कंपाउंड है, जैसे अपने चौक को ब्रेक किया, ब्रेकिंग ऑफ चौक, तो ये चौक पहले भी चौक ही था, बाद में भी चौक ही है। फर्स्ट थिंग, इसको वापस से क्रैश करके चौक बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। ठीक, तो कौन सी रिएक्शन में काउंट होगा ये? फिजिकल चेंज में काउंट होगा। अब इधर के चलते हैं, इरिवर्सिबल मींस मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। अब मिल्क से आपका कर्ड बन गया अगले दिन, तो आप अब इस कर्ड को मिल्क बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और कौन सी रिएक्शन कहलाती है वो? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल नहीं आती वो रिएक्शंस, वापस रिवर्स नहीं हो सकती। सपोज बॉइलिंग ऑफ एग को अगर आपने बॉईल कर दिया, तो पहले वाली कंडीशन में कैसा था? लिक्विड फॉर्म में था वो, और उसको बॉईल करने के बाद तो टाइट फॉर्म में आ जाएगा, कोगुलेशन। दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। वो कोगुलेट हो जाता है, सारा जम जाता है। तो वापस उसको रिवर्स ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। तो वो एग्जांपल भी किस में कंसीडर हो जाएगा? केमिकल चेंज में। ठीक है। और टीयरिंग ऑफ पेपर्स, आपने पेपर को फाड़ दिया, तो बताओ किस में आएगा? फिजिकल चेंज में। याद रह जाएगा। तो फर्स्ट डिफरेंस कौन सा हो गया फिजिकल चेंज में? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब इसमें देखेंगे अपन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। सेकंड एग्जांपल कौन कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा? हाँ, फॉर्म। इसमें क्या होगा? ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो वी कैन राइट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। विद न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू प्रॉपर्टीज मींस उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। मिल्क था आपके पास, तो मिल्क की प्रॉपर्टी कैसी थी? और कर्ड बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो यहां क्या लिखेंगे? विद न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? फिजिकल और केमिकल, दोनों की प्रॉपर्टी अलग आ जाएगी इसकी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो प्रॉपर्टी भी चेंज होगी उसकी, टेस्ट चेंज हो जाएगा, सारी चीजें चेंज हो जाएगी इसकी। चलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बताइए जरा। रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, न्यू प्रॉपर्टीज, नया कंपाउंड बनेगा, इसमें भी बनेगा। ये इसमें फिजिकल मेथड काम करते हैं। तो कौन सी रिएक्शन होती है इसमें? फिजिकल। और इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? केमिकल रिएक्शन। इट मींस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसमें नया बॉन्ड बनेगा, नई प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो करता है? फिजिकल रिएक्शंस को। और ये कौन सी रिएक्शन को करेगा? केमिकल रिएक्शंस को। तो इसमें ऐसा भी कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस इसको ब्रेक किया चौक को, अपन ने चौक बड़ा था छोटा हो गया, पर रहा तो चौक ही। अब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, टूटने से पहले भी ग्लास है, टूटने के बाद में भी ग्लास है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और इसी टूटे हुए कांच को फैक्ट्री में भेज दो वापस से,
तो वापस से रिफॉर्म होकर ये वापस आपके सामने आ जाएगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। ठीक है, और बताओ जरा और कैरेक्टरिस्टिक देखो, बताओ। फिजिकल रिएक्शंस occurs, और इसमें occurs, ठीक। और बताओ जरा, बहुत सारे डिफरेंसेस है, बताओ जरा एक आध और। चेंज इन साइज एंड शेप। चेंज इन साइज एंड शेप, तो दोनों में होंगे वो तो यार। और सब कलर। हाँ, यहां पर कलर और उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये रिएक्शंस होने के लिए टेम्परेचर की नीड नहीं है। हाँ बताओ। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, उनका कलर तो सेम ही रहता है। किसमें? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते मैं वही बता रहा हूँ, तुमने बताया ना कलर तो चेंज नहीं होगा उसमें, उसमें चेंजेस आएंगे उसके टेम्परेचर पर। यहाँ पर इस रिएक्शंस को होने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायर्ड है। वी हैव टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें नो चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? बैठिए। नो नीड टू टेम्परेचर। हाँ, या टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, या नो चेंज इन टेम्परेचर ऐसा लिख देते हैं। temperature. So here two types of reaction. If any case heat is required, that reaction is called endothermic, or heat is evolved, this reaction is called exothermic reaction. So two types of reaction is there. First, endothermic, exothermic reaction. फिजिकल चेंजेस में इतना नहीं होगा, उसमें भी कहीं होगा पर एक्सेप्शनली होगा वो। ठीक है, तो ये इतना। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपन। तो इसके एग्जांपल देखो जरा, इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे फिजिकल चेंज के? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास चॉक, ब्रेकिंग ऑफ चॉक, ग्लास। ठीक, और देखो बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, उसमें दोनों ही प्रोसेस होंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल एज वेल एज केमिकल ऑल्सो। तो फिजिकल कैसे होगा उसमें? जब वो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप जैसे ये आपका कैंडल है, इसको अपन ने लाइटनिंग ऑफ कैंडल कर दिया। ठीक, अब इसमें जो ये कैंडल का जो मैट वैक्स है, ये क्या होगा? मेल्ट होगा ऐसे, ये नीचे ऐसे फैल गया। तो ये प्रोसेस फिजिकल चेंज। अब इसमें से जो वैक्स है वो बर्निंग में यूज आ रहा है, इट्स बर्न एंड कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो बर्न हो रहा है ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है? केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वैक्स इज कॉल्ड केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ताली बोलो। कंबशन ऑफ वैक्स केमिकल में आएगा। यस, कंबशन ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल। फिजिकल चेंज में। क्लियर? याद आ जाएगा अपने को। ये एग्जांपल पूछा हुआ है एग्जाम में, तो वो पूछते हैं गिव एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। तो ये दोनों एग्जांपल इसमें बता सकते हैं अपन, फिजिकल का और केमिकल का। ठीक है, चलिए बैठिए, आगे चलते हैं अपन। इधर चलेंगे तो कौन सा एग्जांपल आ जाएगा? बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, और कौन सा बता रहे थे? रस्टिंग ऑफ यस, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट बॉइलिंग ऑफ एग, then cooking
ऑफ वेजिटेबल, Cutting of tree. कटिंग ऑफ ट्री, ठीक है। ग्रीन ट्री, उसमें कौन सा होना चाहिए? ग्रीन ट्री, और वो बिल्कुल सूखी वाली नहीं। ड्राई वुड को अगर आप कट करोगे तो फिजिकल चेंज में काउंट होगा वो। और ग्रीन ट्री को, जैसे मान लो ग्रीन ट्री है, उसके लीफ आपने ब्रेक कर दिया, अब उसको लीफ को आपने 10 मिनट रख दिया, उसके बाद आप चिपका सकते हैं क्या वापिस? नहीं चिपकेगा वो, उसमें वो प्रोसेस वापिस से फ्लो नहीं होगा, तो वो भी किसमें काउंट हो जाएगा आपका? केमिकल चेंज में, ठीक। ठीक, चलिए और बताओ जरा इसमें कंबशन ऑफ फ्यूल्स, कंबशन ऑफ पेट्रोल और आपका वैक्स, ठीक है, ये भी इसी में काउंट हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल जो अपन घर पे दीपक करते हैं वो, इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जल जाती है उसके बाद वापस नहीं बना सकते उसका, वो जो राख बनी हुई उससे कुछ नहीं हो सकता। एश कैन नॉट कन्वर्ट इनटू एक्चुअल इंसेंस स्टिक। दिस एग्जांपल कंसीडर एज ए केमिकल चेंज। और इधर में अगर पूछेंगे तो Making of fruit salad. Making of fruit salad. यस, या फिर टीयरिंग ऑफ पेपर, और टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ चॉप ग्लास, और कटिंग ऑफ वुड, ड्राई वुड, है ना, वो भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल इसमें लिखेंगे अपन। कटिंग ऑफ वुड, और कौन सी वाली आनी चाहिए? ड्राई, ठीक है। और इसमें आएगा दूसरा एग्जांपल, टीयरिंग ऑफ पेपर, तो पेपर को टेयर करने के पहले भी पेपर था, बाद में पेपर है, उसको भी स्टिक कर सकते हैं अपन, और ऑफिस से रीजनरेट कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, रिफॉर्म कर सकते हैं उसको। तो रिफॉर्म जो हो सकता है वो सारे किसमें आते हैं? फिजिकल चेंज में आएंगे। और जो इरिवर्सिबल रिफॉर्म नहीं हो सकते वो सारे किसमें आएंगे? मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, वेरी गुड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कंसीडर एज ए केमिकल चेंजेस, उसको वापस से एश को कन्वर्ट नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जो पटाखे हैं, पटाखे फूट जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं हो सकता उसका, तो वो भी सारे इसमें ही आएंगे। किसमें आएंगे वो सब? केमिकल चेंज में, क्लियर। अब इसका आएगा डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग, ये 1 मार्क्स में पूछते हैं एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तब दोनों का बना के लिखना है। अब वहां पर अगर मान लो 1 मार्क्स से पूछा जाए डिफाइन फिजिकल चेंज एंड गिव एग्जांपल, तो ये वाला ब्लॉक आपको लिखना है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने और इसमें 2 और 3 एग्जांपल अपने को लिखना है एग्जाम में। और ऐसा ही क्वेश्चन अगर इधर आता है डिफाइन केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज एंड गिव एग्जांपल, तो ये वाला ब्लॉक लिख करके इसके एग्जांपल लिखने हैं अपने को। 1 मार्क्स में पूछे तो डेफिनेशन प्लस 2 एग्जांपल एटलीस्ट, एग्जांपल मस्ट है, वहां पर लिखा हुआ भी नहीं है, अगर एग्जांपल लिखा तब भी आप एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन कीजिए, तो उससे क्या होता है कि अपनी जो एक्सप्लेनेशन पावर है वो अच्छा हो जाएगा, और एग्जांपल से अपने को डेफिनेशन भी याद आ जाएगी, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही तो लिख रहे हैं अपन वहां पर, ठीक है, कंप्लीट। चलिए, प्योर सब्सटेंस मींस And this is made of single kind of particles is called pure substance. Very good. with definite proportion. With definite proportions, combined in fixed proportions are called compound. These are also called pure substances. Clear? So the Parts will be. So we can write single kind of particles with or definite proportions. क्लियर? और इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन में आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे अपन? कंपाउंड। अभी कभी कभार में कंपाउंड को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, शॉर्ट हैंड, कंपाउंड और डी ऊपर पावर में लगाते हैं, तो आपको वो पढ़ना है, कंपाउंड ही है ना, शॉर्ट हैंड इसको बोलते हैं, ये केमिस्ट्री में भी शॉर्ट हैंड चलता है,
ठीक है, तो ऐसे लिखे तभी आपको कंपाउंड ही समझना है। तो यह देखिए सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स विद द डेफिनेट प्रोपोर्शंस। जो सिंगल काइंड ऑफ है एलिमेंट, एग्जांपल ऊपर ऑक्सीजन। यस, एग्जांपल सपोज गैसेस हैं, प्योर गैसेस, वाटर, हीलियम, हीलियम, नियोन, आपके मेटल में कराएगा तो गोल्ड, सिल्वर, ओके, आर्गन, हाँ, ऑर्गन, ये भी गैसेस में आ जाएगा। और कंपाउंड में चलेंगे तो फिक्स रेशियो में, लाइक वाटर, प्योर वाटर, कि प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये नल का पानी बात नहीं कर रहे हैं ना, डिस्टिल वाटर। दूसरा बोलो, शुगर एंड सॉल्ट। यस, सॉल्ट, NaCl प्योर फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज अगर वो रहेगा फिक्स रेशियो में तो वो प्योर फॉर्म में रहेगा, C6H12O6 प्योर फॉर्म में कर रहे हैं। लाइक HNO3 नाइट्रिक एसिड रेशियो इसका भी फिक्स रहेगा तो ये भी प्योर फॉर्म में हो कहलाएंगे। तो दीस आर कॉल्ड कंपाउंड। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले अपन इधर पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गए। अब इनको कहते हैं अपन एलिमेंट, जो है जो सिंगल सिंगल है उनको कहते हैं एलिमेंट, और जो मिक्स में रहेंगे साथ में उनको कहते हैं कंपाउंड। तो ये जितने क्या कहला रहे हैं एलिमेंट। अब यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन सिंगल है उनको क्या कह रहे हैं अपन एलिमेंट, और जो फिक्स रेशियो में है दीस आर कॉल्ड कंपाउंड। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट अगर देखेंगे अब वापस अपन, हाँ यहाँ पर जैसे मरकरी भी आ जाएगा, ठीक। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो वी हैव, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। हाँ चलिए, तो फर्स्ट मेटल, फिर नॉन मेटल से लिख देते हैं नॉन मेटल, और यहाँ लिख देंगे पर मेटलॉइड्स, क्लियर, दोनों के बीच में लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पर लिखेंगे पर मेटल, अब इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन हमेशा कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करेंगे। तो मेटल्स आर malleable, ductile, lustrous, sonorous. These substances are called, Conductor of yes, good conductor of heat and electricity. 5 characteristics. Malleable means which can be converted into sheets. it can be converted into sheets. Ductile means converted into wires. ठीक है. Sonorous, yes, produce ringing sound when we struck the metal. Okay. Then lustrous, shining effect like gold, silver have shining effect. Then good conductor of heat and electricity. Example, copper, correct answer. Copper, iron, आपका silver, best conductor is silver out of these. क्लियर? तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ। Malleable, ductile, sonorous, और एक और है ना lustrous, hard substance, yes, hard, all are better hard, और फिर क्या कहेंगे गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ, यस, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? और बताओ रिजिड, मेंटेन द शेप। चलो ये नहीं लिखेंगे तो मैं तो यही चाहिए अपने को, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एग्जांपल बता दो फटाफट से। यस, इनके सिंबल लिख रहा हूँ, आपको सिंबल से याद रखना है। गोल्ड सिंबल AU, सिल्वर AG, आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, कॉपर Cu, ठीक है, एटसेट्रा। इतने याद रह जाएंगे तो बहुत है। चलिए जो नॉन मेटल्स, तो जितने कैरेक्टर अपन ने अभी बताए वो सारे नॉन मेटल। सर एग्जाम में ऐसे सिंबल भी लिख सकते हैं एग्जाम
हाँ सिंबल से लिख सकते हैं, सिंबल से इसीलिए याद करो ना, आप सिंबल से लिख सकते हो। और आपको कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट में उसका नाम भी लिख दो। तो बहुत सी बार अगर मान लो कंफ्यूज हो गया तो वो करेक्शन में आ जाएगा, लैंग्वेज में या फिर सिंबल में। हम तो आपकी भावना को समझ के चेक कर देंगे, बच्चे ने लिखा है ठीक लिखा, ऐसे करके हम चेक कर देंगे। तो आप लिख सकते हो वैसे, ठीक है। नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, नॉन सोनोरस, that conductor of hidden link series, but assumption is there, तो इसमें assumptions भी हैं। तो malleable अगर नहीं है सपोज, ठीक है, ductile नहीं है तब भी ठीक है, non ऐसे लिखते देता हूँ, non malleable, non ductile, non sonorous और non लश्यरस। तो लश्यरस में एग्जाम एक्सेप्शन इज देयर, तो नॉन मेटल होते हुए भी लश्यरस शो करते हैं, दैट इज डायमंड। और एक और है आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं वो भी शाइनिंग करते हैं, ठीक। और इसमें बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन इज देयर। कौन सा एक्सेप्शन है? ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ड्यू टू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिससे ये कंडक्टर हो जाता है। आपने देखो वो सेल मिलता, सेल के अंदर की तरफ जो ग्रेफाइट की रोड होती है, सेल को कभी क्रैक करके देखा आपने? उसको क्रैक करना नहीं किया तो क्रैक करना, उसमें से एक रोड निकलेगी ग्रेफाइट की, वो उसमें काम आती है, दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट और कहां पे होता है? पेंसिल में भी। तो पेंसिल को भी बहुत सी बार कंडक्टर की तरह यूज ले सकते हैं। तो पेंसिल में भी ग्रेफाइट है, तो उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्यों हुआ उसका रीजन याद रखना, ड्यू टू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। और इधर भी अगर देखेंगे हार्ड, आपने लिखा ना हार्ड, तो यहाँ पर सॉफ्ट वाला मेटल भी है। कौन सा है सॉफ्ट वाला? मर्क्यूरी, पोटेशियम। अपन ने लिखा सॉलिड स्टेट, अपन ने नहीं लिखा, मैं लिख देता यहाँ पर। तो ये सॉलिड स्टेट में है, मैक्सिमम मेटल आर प्रेजेंट इन सॉलिड, बट एक्सेप्शन इज देयर मरकरी, Hg। ये किस में रहता है? लिक्विड फेज में। ठीक है, राइट हियर L और एक ब्रैकेट में लिखें लिक्विड हो जाएगा। और हार्ड जब लिखा अपन ने तो मैक्सिमम मेटल आर हार्ड बट सम मेटल आर सॉफ्ट। हाँ, पोटेशियम एंड सोडियम, उनको ऐसे चॉप कर सकते हैं, छोटे 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 पीस कर सकते हैं। प्याज भी करते हैं ना, आलू प्याज भी ऐसे छोटे छोटे से पीस कर सकते हैं उसको चाकू से लेकर के। तो इसका मतलब वो हार्ड तो नहीं रहा, तो इसमें हम सॉफ्ट कौन से हो जाएंगे? सॉफ्ट मेटल कौन सा? सोडियम एंड पोटेशियम, याद रह जाएगा ऐसे। तो ये सारे हो गए आपके। अब इसके एग्जांपल बताओ जरा नॉन मेटल्स के। जितनी गैसेस हैं ऑल प्रेजेंट आर इन गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। गैस के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। अब इसमें लिक्विड वाली गैस भी है कुछ, तो कौन सी है? ब्रोमीन, Br2, नॉन मेटल है और ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये एक्सेप्शन याद रखना, क्लियर। एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनेगा आपके। सर मरकरी इसमें आएगा? मरकरी इसमें आएगा बेटा, वो मेटल्स है, क्योंकि शाइनिंग इफेक्ट है, गुड कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है दीस आर कंसीडर्ड एज मेटल्स, जो गेन कर सकता है वो सारे नॉन मेटल्स। अब इन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं मेटलॉइड्स। तो यहां क्या लिखेंगे? मेटलिक एज वेल एज नॉन मेटलिक कैरेक्टर। हाँ, इसको सेमी मेटल्स और कहते हैं सेमीकंडक्टर जिनको बोलते हैं अपन। मेटलिक एज वेल एज नॉन मेटलिक कैरेक्टर shows metallic as non metallic character are called metalloids. Example silicon, जर्मेनियम, बोरॉन। ये ऐसे हैं जो कि मेटल्स के जैसे भी कैरेक्टर शो करते हैं और नॉन मेटल के जैसे भी शो करते हैं। याद रह जाएगा क्या? ये चार्ट से एमसीक्यू भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे बनेगा, which one is non metals? Give 4 options: copper, silver, zinc और boron। या फिर मेटलॉइड्स, आइडेंटिफाई द मेटलॉइड्स, इस तरह से आ जाएगा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और बोरॉन। तो बोरॉन क्या हो जाएगा आपका? मेटलॉइड्स हो जाएगा। नॉन मेटल्स में आ गया कॉपर, सिल्वर और ब्रोमीन। तो कौन सा हो जाएगा नॉन मेटल? ब्रोमीन। या डिफाइन द नॉन मेटल्स, या डिफाइन द मेटल्स और मेटलॉइड्स।
या डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अपने ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है, पर अपन मेन टॉपिक को अपना एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं अपन, तो उसके रिगार्डिंग अपने को ये क्लासिफिकेशन देखना है। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखना है और ये चार्ट आपको इसमें भी याद रखेंगे तो इजी लर्न रहेगा। आप इजी वे में इसको लर्न कर सकते हैं और एग्जांपल भी लर्न कर सकते हैं। क्लियर? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं अपन। Yes. Next topic, compound and mixture. Compound means present in a fixed ratio or mixing in any ratio. Mixed in any ratio. किसी भी ratio में अगर mix हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? Mixture. और compound means element present in fixed ratio और एनी रेशियो, यानी वी कैन से नॉन फिक्स रेशियो। ठीक, दूसरा बताइए डिफरेंस। Element react to form new compound. यस, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और यहाँ पर न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, उसके कैरेक्टरिस्टिक ही रहते हैं, उसमें नए कंपाउंड नहीं होगा। तो उसका बताओ जरा, उसका क्या रहेंगे? रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड, ये शॉर्ट में लिख देता हूं, न्यू कंपाउंड। और इसमें क्या होगा? Element and compound just mixed together. Yes. But no new substance. हाँ, New एलिमेंट and compounds. just mixed and no new substance, No new compound is no new compound is formed. compound is formed। ठीक, और बताओ जरा। Don't have the property of its constants. Don't have the property of its constituents. यस, इसमें न्यू प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसमें सेम प्रॉपर्टी रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जैसे आपने शुगर प्लस सॉल्ट मिक्स कर दिया फिजिकली, तो इसमें शुगर की प्रॉपर्टी और सॉल्ट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, नो न्यू प्रॉपर्टी। या फिर इसमें तो क्या रहेगा? विथ न्यू प्रॉपर्टी। न्यू प्रॉपर्टीज। और यहाँ क्या करेंगे अपन? उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। A mixture shows the properties of constituent substance. यस, A इन मिक्सचर shows the properties of the मेंटेन इट्स प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है? इसके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक अपने को देखना है, इसमें 3 to 5 कैरेक्टरिस्टिक और 1 मार्क्स से पूछेंगे। राइट डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। और अगर केवल कंपाउंड्स के बारे में पूछे तो ये वाले पॉइंट्स लिखना है, केवल अगर आपको पूछे मिक्सचर के लिए तो ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं अपने को। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी आप मिलोगे तो मैं आपसे थर्ड चैप्टर के साथ मिलूंगा।